वेदांश के अंग्रेजी बोलने पर भी वह आदमी अपने शब्द बार बार दोहराता रहा। वह समझ चुका था कि इन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वह मुड़ा और अपने पीछे आने का इशारा किया। वे चारों दोस्त उस आदमी के पीछे पीछे चल दिए। इस आदमी ने चारों दोस्तों को जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर बैठने का इशारा किया जहां एक औरत आग पर कुछ पका रही थी। दो छोटी लड़कियां इनके सामने पत्तों की प्लेट रखने लगी। चारों दोस्त समझ चुके थे कि वह उनसे खाना खाने के लिए कह रहा था। चलो, कुछ खाने को तो मिला, वरना कल का दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता। कैसे कमजोरी लग रही थी। अमजद ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ यार, और खुशबू भी कितनी लाजवाब आ रही है। रघु ने अमजद का साथ देते हुए कहा। उन चारों के मुंह में पानी आ रहा था। वे दो छोटी लड़कियां एक बड़ी हंडिया इनके पास लाई और एक लकड़ी के चमचे से चारों की प्लेट में कुछ गिला गिला भोजन परोसने लगी। वह भोजन दलिया की तरह दिख रहा था। उसके बाद दूसरी लड़की ने उन चारों को एक विशेष प्रकार का साग परोसा। ये सभी दोस्त उस भोजन को बड़े ही चाव से खाने लगे। रघु तो ऐसे खा रहा था मानो बरसों का भूखा हो। यार, मजा आ गया, रघु बोला। खाना खाकर वेदांश उन दो छोटी लड़कियों से पूछता है, ये कौन सी जगह है? वे लड़कियां वेदांश की भाषा बोलने और समझने में असमर्थ थीं। उन लड़कियों ने वेदांश को अपने पीछे आने का इशारा किया। वेदांश और उसके दोस्त उस लड़की के पीछे चल दिए। वे लड़कियां ना जाने उन लोगों को कहाँ ले जा रही थी। वे लोग बस्ती से काफी आगे निकल आए थे। काफी दूर पहुंचने पर उन्हें उस बड़े रेगिस्तान में लाल पत्थर के बने कुछ खंभे नजर आने लगे। वहां जाकर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर चार पत्थरों के आगे नतमस्तक था। चारों दोस्तों ने समझा कि यह शायद इन्हें पूछता होगा, इसलिए इन पत्थरों के आगे झुका हुआ है। हिली जी, ईमेंत हेत के कोम। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा। उस आदमी ने उन चारों दोस्तों की ओर देखा और उन लड़कियों की तरफ अपना सिर हिलाकर उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। कोम, बुजुर्ग आदमी ने उन दोस्तों से कहा और एक छायांदर पत्थर के नीचे ले गया। जी, ये कौन सी जगह है? आप हमें बता सकते हैं? वेदांश ने पूछा। उस बुजुर्ग आदमी ने पहले कुछ देर सोचा और फिर एक पत्थर के नीचे से एक पत्तों की किताब निकाली और खोल के कुछ देखने लगा। यार, अब ये क्या हमें पढ़ाएगा? अमजद बोला। शट अप, ये तारपत्र है, नीलम ने अमजद को कोहनी मारते हुए कहा। उस बुजुर्ग आदमी ने वह तालपत्र वेदांश की ओर बढ़ा दिया। वेदांश वह तालपत्र खोल के देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तालपत्र के हर पत्ते पर एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कुछ समझ में न आने के कारण वेदांश ने नीलम की ओर देखकर अपनी गर्दन उचका दी। नीलम ने वो तालपत्र वेदांश के हाथों से ले लिया और पढ़ने लगी। तभी उसे संस्कृत भाषा दिखाई दी, जिसे देखकर नीलम की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वह संस्कृत भाषा जानती थी। नीलम ने बोलना शुरू किया। वयम ज्ञात एतद भाषा। एतद किम स्थानन? हम यह भाषा जानते हैं। ये कौन से जगह है? बुजुर्ग आदमी और नीलम ने संस्कृत में बातचीत शुरू कर दी और साथ ही साथ नीलम अपने दोस्तों को भी बातें समझाने लगी। इस जगह का नाम ट्रांसवाल है। यहाँ हमारे जैसी जनजाति निवास करती है, जिनके अलग अलग कबीले होते हैं। वह बुजुर्ग आदमी बोला। अच्छा, ये किस देश के अंतर्गत आता है? नीलम ने पूछा। हम किसी देश के अंदर नहीं आते। कबीले का एक अपना एक सरदार है और सभी कबीले के एक जैसे ही नियम है। लेकिन आप लोग कहाँ के निवासी है? वह बुजुर्ग आदमी बोला। जी, हम भारत से आए हैं, नीलम ने उत्तर दिया। भारत? ये कौन सा प्रांत है? वह बुजुर्ग आदमी अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। नीलम और उसके दोस्त हैरान रह गए कि ये लोग भारत को नहीं जानते। फिर उन्होंने सोचा शायद ये लोग शहर से बहुत दूर है, इसी वजह से भारत के बारे में नहीं जानते होंगे। आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? बुजुर्ग आदमी ने पूछा। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हमारे साथ क्या हुआ, हमें भी नहीं पता, नीलम ने कहा। क्या तुम लोगों की याददाश्त जा चुकी है? बुजुर्ग आदमी ने पूछा। नहीं नहीं, हमें सब याद है। हम भारत के रहने वाले हैं,
और हमें एक मंदिर का दरवाजा खोलना था जिसके लिए हमने गरुड़ मंत्र का उच्चारण किया। फिर हमारे साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। हमारी आंख इस रेगिस्तान में खुली। हम पूरे दिन पैदल चलते चलते थक चुके थे, इसीलिए हम बेहोश हो गए और अगले दिन हमने खुद को आपके कबीले में पाया। नीलम ने कहा, रात हमारे कबीले के 3 लड़के दूर प्रांत से लौट रहे थे, तब उन्होंने तुम्हें मूर्छित अवस्था में देखा। तुम्हें एक मृत मानव मारने आ रहा था। हमारे लड़कों ने उस मृत मानव को जख्मी कर तुम लोगों की जान बचाई और तुम्हें कबीले तक लाए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वे तीनों लड़के कहाँ है? नीलम ने पूछा। वे तीनों तो सुबह होते ही एक अन्य प्रांत यात्रा के लिए चले गए हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, आप संस्कृत भाषा जानते हैं लेकिन भारत को नहीं जानते, ऐसा कैसे संभव है? नीलम ने इतना कहा ही था कि वह आदमी अपना सामान उठाने लगा। यहाँ से चलो, अब बाकी बातें कबीले में चलकर करना, हमारे साथ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। इतना कहकर उस बुजुर्ग आदमी ने तेज तेज कदमों से चलना शुरू किया। अरे यार, इनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी तेज तेज चल रहे हैं। रघु हाफते हुए बोला, ये तेरी तरह एक जगह पड़े नहीं रहते हैं और इन्हें यहाँ की जलवायु की आदत है, वेदांश ने कहा। थोड़ी दूर आते ही अचानक वह बुजुर्ग आदमी धीमे धीमे चलने लगा। लो, थक गए अंकल भी? अमजद मुस्कुराते हुए बोला। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, नीलम ने कहा। नीलम की बात सही भी निकली। आराम आराम से चलते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात शुरू की, जिसे नीलम बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। क्या कह रहे हैं ये अंकल? अमजद ने पूछा। चुप, बात करने दे दोनों को, वेदांश ने अमजद को चुप कराया। सिर पर सूरज आने के बाद और कल सुबह सूरज निकलने से पहले तक वहाँ कोई भी इंसान नहीं रुक सकता, इसीलिए मैंने वहाँ से जल्दी जल्दी आने के लिए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति बोला। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वह इलाका किसी और का है? नीलम ने पूछा। ऐसा ही समझो, इलाका किसी और का ही है। थोड़ी देर बाद कई प्रकार के मृत मानव आएंगे और हमारे देवता के सामने नतमस्तक होंगे। वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला। मृत मानव से आपका मतलब जोम्बी ही ना? नीलम ने पूछा। यह जोम्बी कौन होते हैं? मैं नहीं जानता। वे लोग मृत लोग हैं जिन्हें दोबारा जिंदा किया गया है। आमतौर पर मृत मानव यह लोग हैं जिनके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा मरने के बाद भी काम करता है। हर मनुष्य हमेशा अमर रहना चाहता है। सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, और जो लोग मरने के बाद भी जीना चाहते हैं उनको एक रूप मृत मानव का दे दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक तांत्रिक क्रिया है। वह बुजुर्ग आदमी बोला। आपने बताया कि कल रात हमें एक मृत मानव ही मारने आ रहा था। मरने के बाद जितने भी लोग जिंदा होंगे वह हम जैसे जिंदा लोगों के खून के प्यासे होंगे? नीलम ने बहुत ही उत्सुकता के साथ पूछा। शायद हाँ, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई मृत मानव नहीं आया जिसने किसी मनुष्य को बख्श दिया हो। वह बुजुर्ग आदमी बोला। लेकिन इससे उन्हें भला क्या फायदा हो सकता है? नीलम ने पूछा। उनकी अपनी एक अलग दुनिया बसती है। उनकी जो बातें हम नहीं समझ सकते, यह बातें उन्हीं की दुनिया के लोग समझ सकते हैं। वह बुजुर्ग आदमी बोला। तो आपका मतलब वे लोग इस दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा मानते हैं? नीलम ने पूछा। हाँ, इन्हें नष्ट करना असंभव है, वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला। तो क्या आप उनसे इसी तरह जीवन भर बचे बचे फिरते रहेंगे? आप लोगों को उनको खत्म करने का या हमेशा के लिए उनसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। वह आपके पूजा स्थल पर भी आते हैं। यह आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नीलम ने कहा। उन्हें खत्म करना हमारे बस में नहीं है, वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला। बातें करते करते यह लोग अपने कबीले की बस्ती की ओर वापस आ चुके थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इन चारों को एक झोपड़ी के अंदर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि अब वे उनसे शाम के समय में मिलेंगे, तब तक वह अपनी झोपड़ी में ही रहे। नीलम ने अपनी और बुजुर्ग के बीच हुई बातों को अपने दोस्तों को बताया, जिसे सुनकर उनके दोस्त भी अचंभित थे। अब उन्हें अमजद की बातों पर भी विश्वास हो गया था कि रात को उसने एक भूत देखा था। यार, यह हम लोग कौन सी जगह आ चुके हैं? अमजद परेशान होता हुआ बोला।
यह सवाल हम सभी का है और हम अभी तक पता नहीं लगा पाए, वेदांश ने कहा। काश वो लोग हमारा मोबाइल जमा ना करते तो हम शायद गूगल मैप पर पता कर सकते थे कि ये कौन सी जगह है और अपने घर यहाँ से कैसे जाना है, रघु बोला। अगर तेरे पास मोबाइल होता तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ कोई भी टावर नहीं आते तो गूगल मैप कैसे चलाता, अमजद ने रघु का मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे, सबसे पहले टावर लगाता फिर गूगल मैप सर्च कर लेता, वेदांश ने अमजद का साथ देते हुए कहा। यार, तुम लोगों को मस्ती मजाक सुअ रहा है। मुझे तो यह डर है कि कहीं हम टाइम ट्रेवल तो नहीं कर रहे, नीलम ने कहा। क्या टाइम ट्रेवल? क्या ऐसा सच में हो सकता है? अमजद ने पूछा। हाँ यार, ऐसा हो सकता है। मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था कि हम यूनिवर्स के किसी भी समय में जा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करनी होगी, रघु बोला। क्रमशः अगला भाग जल्द ही प्रकाशित होगा। आपको मेरी ये कहानी अब तक कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइए।